ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक और नए वन शॉट वीडियो के अंदर, जहां पर आज एक और चैप्टर आपके लिए आ गया है और चैप्टर का नाम है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे बढ़िया चैप्टर है, काफी सारे क्वेश्चन और केस स्टडी इस चैप्टर से आते हैं। तो जो भी बच्चे इस चैप्टर को देख रहे हैं उससे पहले सेशन को दूसरों तक शेयर कर देना और इसको इतना ज्यादा प्यार देना कि मुझे यह पता लग सके कि आपने क्या क्या सीखा, वो चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर दे जाना। अब जब हम चैप्टर की बात करते हैं कि प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता क्या है, तो जैसे ही प्लानिंग शुरू होती है तो प्लानिंग से हमारे बच्चे के दिमाग में तो सर एक चीज आती है, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। ये कौन सी प्लानिंग है सर? ये प्लानिंग वो वाली प्लानिंग है जो कि पहले से ही हम कर रहे हैं। सर अभी तो 11 12 पास नहीं हुई है और 12th अभी पास नहीं हो पाई है भाई साहब, अभी 12th का बोर्ड एग्जाम आने बाकी है, पर उससे पहले ही हमने प्लानिंग कर ली है। क्या प्लानिंग कर ली है? जैसे ही बोर्ड हो जाएंगे उसके तुरंत बाद अच्छे अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, सीयूईटी में आपका टॉप करूंगा, फिर उसके बाद अच्छे कॉलेज जाऊंगा, बढ़िया कपड़े पहन के जाया करूंगा, फिर वहां थोड़ा बहुत आपका इधर उधर गेड़ी भी मारूंगा, फिर उसके बाद आपका जो है मेरी ऊंचाइयां अलग होंगी। तो भाई साहब देख रहे हो तो प्लानिंग, मतलब कैसी कैसी प्लानिंग आ रही है तुम्हारे दिमाग में, पर यह प्लानिंग तुम्हारी वाली प्लानिंग से अलग है। ये देश की प्लानिंग है। जब देश की बात आती है तो देश में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि प्लान होनी चाहिए। कौन सी बॉडी ऐसी है जो देश के अंदर प्लानिंग को काम करती है या भारत सरकार की तरफ से डिपेंडेंट है, जिसका काम आगे जाकर प्लानिंग करने का ही रहता है? तो आओ जरा इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो ज्योग्राफी इज लव। करते हैं शुरू। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले प्लानिंग है क्या? प्लानिंग जैसे तुम अपने घर से कहीं आपका घूमने जा रहे हो, मम्मी पापा को झूठ बोलकर, और जैसे ही तुम मम्मी पापा को झूठ बोलकर निकले हो किसी और के साथ, है ना, तो वहां पर भी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या आता है प्लानिंग में? प्लानिंग जब आप करते हैं तो सबसे पहले थिंकिंग एबिलिटी आती है। थिंकिंग एबिलिटी कैसे कि सर ये कैसे होगा, मैं कहां जाऊंगा, कहां रुकूंगा, क्या खाऊंगा, किसके साथ खाऊं, किसके साथ तो पहले से क्लियर है, ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपका क्या हो रहा है यहां पर, सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर जाते हैं तो सबसे पहली जो अप्रोच आती है हमारे पास किसी भी चीज में जब प्लानिंग करते हैं, तो वो अप्रोच रहती है सर कि थिंकिंग प्रोसेस यहां से शुरू होता है। दूसरा, जब आप उस प्रोसेस को सोच लेते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अब देश के पर्सपेक्टिव से जरा सोचो थोड़ा सा कि वहां पर कुछ स्कीम्स निकाली जाएंगी और कुछ प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए जाएंगे, क्योंकि सोचने से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है देश के अंदर। सोच के छोड़ दिया तो वो सिर्फ आपका दिमाग में ही रह गया, खत्म हो गया, पर अगर उसको इंप्लीमेंट कर दिया तो लाखों लोगों तक पहुंचेगा और शायद लाखों जिंदगियां बदल जाएं। उसके बाद एक्शन कैसे अचीव हुआ और जो गोल तुमने सोच रखा था क्या वहां तक चीजें पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई, इसी चीज का एक पूरा ब्यौरा हमारे पास समझ में आता जाता है। अब जरा बहुत ध्यान समझिएगा, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें प्लानिंग के लिए जो बात बताई गई है कि प्लानिंग के लिए एक नोडल एजेंसी होती है, उस एजेंसी का आज के समय पर नाम होता है नीति आयोग। ये एक बॉडी है, ये 2023 की फोटो भी है एक, जिसमें तुम्हें मोदी जी दिखाई दे रहे होंगे, मोदू जी, ठीक है। मोदू जी क्यों कह रहा हूं, मोदू जी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया वो मेलोडी जी कहती है हमारी मोदू जी, है ना, तो आजकल तो वो वायरल है ना, हैशटैग मेलेनी, ठीक है, हैशटैग मेलेनी। तो भैया हैशटैग मेलेनी जी आपका जो है यहां पर है। तो अब क्या होता है, जैसे देश में आप ध्यान से देखेंगे इस बात को, तो हमारी जो नीति आयोग है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। पर सर उससे पहले कोई ऐसी बॉडी नहीं थी, देश में प्लानिंग ही नहीं होती थी। क्या बात कर रहे हो, देश में प्लानिंग ही नहीं थी, बिना प्लानिंग के देश चल रहा था आए? नहीं नहीं नहीं, प्लानिंग होती थी। उससे पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। यह प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान को डिनोट करने के लिए बनाया गया था और देश में इसका काम था कि वो ये बताएगा कि कैसे देश के अंदर अलग अलग 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट होंगे या फिर देश का जो तरक्की वाला काम है, किस चीज की जरूरत है, उसको इंप्लीमेंट करने में इस प्लानिंग कमीशन का हाथ हुआ करता था। बट मोदी जी जब आते हैं तो मोदी जी को एक छोटी सी आपका जो है बीमारी है। क्या बीमारी? सबका नाम चेंज कर दूंगा, ये बदल दूंगा, ये बदल दूंगा। तो उन्होंने भी आपका ऐसा ही किया। 1 जनवरी 2015 को उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर नीति आयोग किया। यह नीति आयोग के जो चेयरमैन रहते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। नीति आयोग का काम क्या रहता है? नीति आयोग हमेशा एक सेंट्रलाइज प्लानिंग करती है।
जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था तो मोस्टली जो प्लान बनाए जाते थे वो ज्यादातर 5 साल के लिए बनाए जाते थे। नीति आयोग इससे डिफरेंट रहता है। नीति आयोग का क्या पर्सपेक्टिव रहता है? नीति आयोग का पर्सपेक्टिव यह है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को फ्रेम करती है। अब वो सेंट्रलाइज प्लानिंग करती है। जब वो प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसको स्टेट्स पर भी आपका जो है बेसिकली बताया जाता है, और उसमें जब स्टेट्स की इंप्लीमेंटेशन आती है तो साथ में मिलकर वहां से दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं उस चीज के ऊपर। अब इट ग्रेजुअली डिसेंट्रलाइज मल्टी लेवल प्लानिंग। अब डिसेंट्रलाइज मल्टी लेवल प्लानिंग क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइज मल्टी लेवल प्लानिंग है कि सबसे पहले हियरार्की में सेंट्रल पावर, फिर स्टेट पावर, फिर नीचे कर आपका पावर डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। तो जो हमने यहां पर सोचा है वो स्टेट पर भी आएगा और उसके नीचे वाली हियरार्की को भी पास ऑन हो जाएगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन वाज विद द प्लानिंग कमीशन, और ये सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल सब जगह देखती थी। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को ये चेंज हुआ एंड द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग हैज बीन सेट अप बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वॉल्विंग द स्टेट इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। इस शब्द को याद रखिएगा, जब आंसर लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी, अब देखो वैसे तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए अलग अलग एजेंसी हैं, जैसे हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहां पर ये चीजें डिस्कस होती हैं। जीएसटी के लिए आपका जीएसटी मेंबर काउंसिल्स होती है, जीएसटी काउंसिल भी कहते हो आप उसको। बट क्योंकि हम यहां पर भी आपका देश की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें भी इकोनॉमिक पॉलिसी का होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेकिंग फॉर इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब हर जगह आपका बेसिकली अलग अलग काम होते हैं, है ना। फाइनेंस कमीशन भी बनाया जाता है। एक फाइनेंस कमीशन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो देश में आपका जो है पावर बताता है कि भाई क्या आपको करना चाहिए सेंटर को और क्या नहीं करना चाहिए, सजेशन देकर जाता है। मानना ना मानना सेंटर के हाथ में होता है। ऐसे यहां पर भी आपका जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग को भी सेंटर को, स्टेट को, या फिर आपका अलग अलग जगह पर हमारी प्लानिंग की बातें बतानी होती है और ये बताना होता है कि आप क्या कर सकते हैं। अब वो करना ना करना किसके हाथ में? वो करना ना करना सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के हाथ में। चलो सर, अब जनरली देयर आर 2 अप्रोचेस टू द प्लानिंग। पहला होता है सेक्टरल प्लानिंग और दूसरा होता है रीजनल प्लानिंग। अब सर सवाल ये उठा कि इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस क्या हो सकता है सर? सवाल ये उठा सर कि इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस क्या हो सकता है सर? तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, अगर मैं सेक्टरल प्लानिंग की बात कर रहा हूं, सेक्टरल प्लानिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है सर। तो सेक्टरल प्लानिंग में क्या होता है, हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं, स्पेसिफिकली हम बेसिकली अपने सेक्टर्स को फोकस में लेकर आते हैं। अब सेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सेक्टर या तो आपका ऐसे लिख लो आप कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक हो गया, या फिर आप ऐसे लिख लो कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर एक हो गया, या फिर आपका और भी कई सारे सेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। और या फिर आप इस सेक्टर्स को ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर का फोकस, या फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर का फोकस, या फिर आपका टर्शरी सेक्टर का फोकस। ये फोकस भी हमारे पास हमको देखने को मिलते हैं। तो जब मैं भी कभी बोलूं कि सेक्टरल प्लानिंग कर रहा हूं तो आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा कि या तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात हो रही है, या फिर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इनमें आपका जो है बेसिकली फोकस किया जा सकता है। अब जब हम कहते हैं कि हम रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं, तो रीजनल प्लानिंग में इसी चैप्टर के अंदर 2 बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे रखे हैं। 2 एग्जाम्पल को अगर मैं तोड़ूंगा तो एक भरमौर केस स्टडी अभी आपको समझ में आएगी। भरमौर वाला जो रीजन है ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, जहां पर गद्दी ट्राइब्स की आपका कैसे डेवलपमेंट की गई है, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनका क्या क्या डेवलपमेंट है। और दूसरा, जब इंदिरा गांधी कैनाल की आपका बात आएगी तो उसकी 2 स्टेजेस को आपका समझने के लिए भी बात की जाएगी। तो ये रीजनल प्लानिंग के ऊपर बात होती है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जहां पर ड्रॉट आ सकता है, या फिर कोई हिल हो सकती है, या फिर कोई ऐसा इलाका जहां पर बहुत ज्यादा फ्लड आते हैं, या कोई भी इलाका नॉर्थ ईस्ट इलाका हो सकता है। तो ऐसे कर आपका क्या कर सकते हैं, उन रीजनल प्लानिंग को हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपसे बात की जाए कि हमारे पास प्लानिंग के तौर पर 2 अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली अप्रोच है सेक्टरल अप्रोच और दूसरी अप्रोच कौन सी है? रीजनल अप्रोच। सेक्टरल प्लानिंग में क्या आता है? जब हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं सेट्स ऑफ स्कीम और प्रोग्राम जिसका डेवलपमेंट से आपका लेना देना होता है, और एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सारे सेक्टर्स पर आप बात कर सकते हैं। और उसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो सेक्टरल प्लानिंग में आप क्या क्या देखेंगे? सेक्टरल प्लानिंग के अंदर आप फॉर्मुलेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ स्कीम। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम ये सोचोगे कि यार ये कौन सी सेट ऑफ स्कीम के बारे में आप बार बार बात कर रहे हो? मैं उन सेट ऑफ स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान सुनना है ना।
अब एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा मान लो कि अगर मुझे देश के अंदर ग्रीन चीजों को प्रमोट करना है, या फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ग्रीन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो अब देखना, मेरी बात सुनना, अलग अलग स्कीम भारत सरकार चला सकती है इस चीज को लेकर। जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की आपका एक पॉलिसी देखते हैं, स्कीम देखते हैं, जिसमें सीएनजी बसेस आपका चलाई जा रही है बहुत सारी जगह, ठीक है। या फिर आप ये देख सकते हैं कि कैसे ग्रीन कार्बन एमिशन को कम करने के लिए अलग अलग स्कीम लेकर आ रही है भारत सरकार। या फिर एग्रीकल्चर को आपका सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आपका जो है एक और योजना। तो ऐसे कर कर जब सेट ऑफ स्कीम निकाली जाती है, तो वो सेट ऑफ स्कीम कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सेक्टर को क्या करती है, बेनिफिट करती हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो एग्रीकल्चर की स्कीम मैंने तुम्हें कुछ बताई, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आपका भारत सरकार और अलग अलग पॉलिसीज निकालती है, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, इनके लिए आपके पास अलग अलग अप्रोचेस हैं और अलग अलग तरीके से हमारे पास यहां पर चीजें देखने को मिल जाएंगी। देयर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, एक यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कि जो सस्टेन करता जा रहा है, लगातार जाता जा रहा है। नो यूनिफॉर्म बोला है उसने, क्या बोला है? देयर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि हम डेवलपमेंट तो करते जा रहे हैं, बट शायद अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, या फिर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, लगातार एक जैसा आपका डेवलपमेंट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। स्पेस इन द कंट्री, सम एरियाज आर मोर डेवलप्ड एंड सम लैग बिहाइंड। एग्जांपल के तौर पर जैसे कई सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जा रहा है, बट ऐसे कई शहर हैं जो कि बहुत अच्छे हैं पर फिर भी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अब मैं इसको ऐसे भी आपका लेकर जा सकता हूं कि रूरल और अर्बन के बीच में भी कंपैरिजन कर दूं, बट चलो फिर भी रूरल अर्बन के बीच में कंपैरिजन ना कर कर अर्बन के बीच में ही कंपैरिजन कर लेते हैं। एक स्टेट के अंदर 4 ऐसी आपका जगह है जहां पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। एक जगह बहुत ज्यादा आपका डेवलप्ड है, एक जगह बहुत कम डेवलप्ड है। तो ये डिपेंड करता है। इस क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। Uneven pattern of development over space necessitate that the planner have a spatial perspective and draw the plans to reduce regional imbalances। अब जो भी प्लान बना रहे हैं वो लोग, वो क्या करने के लिए बना रहे हैं? जिससे जो हमारा पर्टिकुलर रीजन है उनके बीच में जो इम्बैलेंस है, एक जगह ज्यादा डेवलपमेंट, एक जगह आपका कम डेवलपमेंट, तो उनको कम करने के लिए ही आपका प्लानिंग की जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज टर्म्ड एज रीजनल प्लानिंग। चलिए सर, अब एक किताब के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है एनसीईआरटी के, जिस टॉपिक को हम कहते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग। अब ये टारगेट एरिया क्या है? ये तुम्हारे वाले टारगेट हैं बोर्ड में आपका 100 आउट ऑफ 100, ये देश के पर्सपेक्टिव से हैं, सुनते हैं जरा ध्यान से, है ना। द प्लानिंग प्रोसेस हैज टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरियाज विच हैव रिमेन्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। सर, देश के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी हम ये देखते हैं कि वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। अच्छा, एक और चीज बताऊं, डेवलपमेंट वर्सेस ओवर डेवलपमेंट में अंतर है। आज जो भी आपका चीजें हो रही हैं वहां पर शायद ओवर डेवलपमेंट हो जा रही है, बट अगर सिर्फ डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट अगर आपका अच्छे से करोगे तो वो चीजें आपको अच्छे लेवल पर निकाल के रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्लानिंग में आपका उन जगहों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उन जगहों को निकाल कर लेकर आ रहे हैं, उन जगहों को आपका आसानी से समझ के ये करना चाहते हैं कि वहां पर जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिचुएशन है उसको समझ सकें और उसको फिर हम टारगेट कर सकें कि इसकी डेवलपमेंट किस तरीके से अच्छी की जा सकती है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन डिपेंड्स अपॉन इट्स रिसोर्स बेस। अब ये बहुत बड़ी बात आपका बोल दी है। मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि किसी इलाके के पास अच्छे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वहां का डेवलपमेंट तो अच्छा नहीं है, जबकि हमारी एनसीईआरटी कहती है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज्यादातर डिपेंड करता है रिसोर्स बेस के ऊपर। अच्छा, झारखंड वाला इलाका, छत्तीसगढ़ वाला इलाका और अलग अलग रिसोर्सेज के ऊपर हम बात करेंगे तो यहां पर तो रिसोर्सेज अच्छे हैं, यहां पर तो आयरन भी निकलता है, कोयला भी निकलता है, अच्छी खासी आपका डेवलपमेंट है। अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो साउथ इंडिया में आपका कॉफी का प्रोडक्शन अच्छा है, तो वहां पर फिर कॉफी की आपका प्रोडक्शन की बात हो सकती है। बट मेरा सवाल यह है कि अगर रिसोर्स के ऊपर ही टिका हुआ है तो फिर डेवलपमेंट हो क्यों नहीं पा रही है इलाकों की? और जिन इलाकों के पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है वहां पर डेवलपमेंट हो रही है। आप दिल्ली को देख लो,
अब आप कहोगे कि दिल्ली से लगे हुए इलाकों में बहुत अच्छी आपका रिसोर्सेज हैं, मैं बोलूंगा कि मैं किसी पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूं, जुड़े हुए इलाकों की नहीं। तो आप मुझे बताना कि वाई दिस हैपन, ठीक है। ऑल्सो अगर हम बात करेंगे, इट ऑल्सो रिक्वायर टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बिहाइंड दिस रिसोर्सेज। अब देखो इसका आधा काम तो यही हो गया। कोई जगह है, मान लो तुम हो, ठीक है, अब तुम चिकने घड़े की तरह हो, खाली मिट्टी है बिल्कुल एकदम, ठीक है। मैं इसको जैसा शेप देना चाहूं मैं वैसा शेप दे सकता हूं, अच्छा शेप देना चाहूं अच्छा शेप दे सकता हूं, बेकार शेप देना चाहूं बेकार शेप दे सकता हूं। ऐसे ही क्या होता है, अगर कोई रिसोर्सेज हैं तो उन रिसोर्सेज को मोल्ड कर कर अच्छी चीजों में कन्वर्ट करने के लिए एक तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं या वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है तो पहली बात तो वहां डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और अगर इन्वेस्टमेंट को एक तरफ रखूं, दूसरी बात आपका समझ लूं, तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई इन्वेस्टर आता है तो वो इन्वेस्ट करता है सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आता है। जब विदेश से कोई इंसान आपका यहां पर आकर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने साथ अलग टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहां के लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में और उसके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें अंतर है, और वो जो करना चाहता है उस लेवल की टेक्नोलॉजी वो अपने साथ ऑलरेडी लेकर आता है। क्लियर है ये बात? अब सुनिएगा, it was realized that regional imbalance in economic development were getting accentuated. In order to arrest the accumulation of regional and social disparities, the Planning Commission introduced target area and target group approach for the planning. अब जो बेसिकली इम्बैलेंस आ रहा था, इम्बैलेंस मतलब एक तरफ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट एक तरफ कम डेवलपमेंट, तो दोनों के बीच में जो डेवलपमेंट को लेकर दरारें पैदा हो रही थी, वो दरारों को कम करने के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी प्लानिंग कमीशन। उन्होंने दो प्लान आपका डेवलप किए, टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप, जिसके हिसाब से हम उन एरियाज को टारगेट कर सकेंगे जहां पर इंबैलेंस ज्यादा है और उस ग्रुप को समझ सकेंगे जो कि पिछड़े रह गए हैं। ठीक है सर। अब अगर मैं तुम्हें टारगेट एरिया प्रोग्राम के कुछ एग्जाम्पल दे दूं तो सबसे पहला जो किताब के अंदर हमारे लिखा हुआ है वो है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा है ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा है डेजर्ट वाला इलाका जिसको हम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, और फोर्थ है जिसको हम कहते हैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब अलग अलग हैं, इनके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करूंगा, पर अभी के लिए पेपर में अगर कल को तुमसे पूछे कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ टारगेट एरिया प्रोग्राम, तो ये चारों के नाम तुम्हें याद होने चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है टारगेट ग्रुप्स कौन से हैं, तो टारगेट ग्रुप्स में हमारे पास दो ग्रुप मैं तुम्हें बता देता हूं। अगेन एक है एसएफडीए ग्रुप और एक है एमएफडीए ग्रुप। एसएफडीए ग्रुप होता है स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी और एमएफडीए ग्रुप होता है मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। इन द 8th 5-year प्लान स्पेशल प्रोग्राम वर डिजाइन टू डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का यहां से तैयार होगा, वो पूछेगा कि जब टारगेट ग्रुप की बात हो रही थी तो हम अगर आपका यहां से समझते हैं तो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, एक ट्राइबल एरिया है और एक बैकवर्ड एरिया है। इनके डेवलपमेंट की जो बातें आपका शुरू हुई हैं वो कौन से 5-year प्लान में आपको देखने को मिलेंगी, तो आंसर वुड बी 8th 5-year प्लान। इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि पेपर में आप आराम से इसको कर आ सके। ऐसे ही अभी और भी 5-year प्लान हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा एक और सवाल है, एक मुझे सवाल बताइएगा कि जब हम बात करते हैं कि देश के अंदर पहली बार सड़कों को बढ़ावा दिया गया, बहुत, चलो सड़कों को बढ़ावा तो तुम छोड़ो, तुम ये बताना मुझे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो पहली बार मैडम इंदिरा गांधी के सानिध्य में हुआ था, उसके वो कौन से 5-year प्लान के अंदर हुआ था, बस तुम तो मुझे इतना बताना। ठीक है, चलो अब आते हैं सबसे पहले आपका टारगेट एरिया प्लानिंग के ऊपर, जिसमें हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हम समझने जा रहे हैं। अब हिल एरिया डेवलपमेंट की पहले स्टेट्स अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर तुम हिल के देखोगे तो ये वाले पार्ट आ गए, ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, ये हिली एरियाज हो गए हमारे पास। ठीक है, ये जरा मैपिंग के हिसाब से समझोगे तो थोड़ा सा आसानी से तुम विजुलाइज कर पाओगे इसको। ठीक है, अब देखो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 5th 5-year प्लान। पहला एमसीक्यू तैयार हो गया दोस्त, पहला एमसीक्यू क्या तैयार हो गया कि अगर वो कल को पूछ ले कि जो हमारा हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कौन से 5-year प्लान के अंदर आया था, 5th 5-year प्लान, तो सर पहला क्वेश्चन अपनी नोटबुक में जहां पर भी नोट्स बना रहे हो एक साइड में ऐसी लाइन खींचकर यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करके डाल लेना और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लिख लेना। दिस इज हाउ नोट्स आर बीन मेड।
अगर आपको नोट्स अच्छे बनाने हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि नोट्स की एफिशिएंसी को कैसे अच्छा करना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से यह बनेगा कि अगर 5th 5 ईयर प्लान के अंदर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया तो उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट को सामने लिया गया था। अब ऐसे कर क्वेश्चन बन सकता है 20, 25, 15 और 30, और फिर यहां तुम बेहोश हो जाते हो। तुम बेहोश कैसे हो जाते हो कि भाई साहब हमें क्या पता। तो सर सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है 15 डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजिंग ऑल द हिल एरियाज इंक्लूडिंग उत्तरांचल। अब इसको उत्तरांचल आज भी कह रहे हैं पर अब नाम चेंज हो गया, उत्तराखंड। उसके बाद मिकीर हिल्स, सवाल एक और आ गया है, मिकीर हिल्स कौन सी स्टेट में देखी जाती हैं, 11th पढ़कर आए हो तुम, हाँ। उसके बाद नॉर्थ छाछर हिल्स ऑफ असम, ठीक है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। अब एक कमेटी का गठन किया गया था, एक कमेटी का गठन किया गया था जिसको कहते हैं नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। पहला सवाल, ठीक है, नेशनल कमेटी ऑन बैकवर्ड क्लास कौन से ईयर में आई थी। अब देखो ऑप्शन कैसे मिलेंगे तुम्हें पेपर के अंदर, 1980, 81, 84 या 90, या फिर आसपास में लिख के दे देगा 80, 81, 82, 83। अब बेहोशी पे ना जाओ तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए ये रिकमेंडेशन आई थी 1981 में, मतलब नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट बैकवर्ड एरियाज जितने भी हैं जगह जगह में, जहां पर हिली एरियाज के अंदर बैकवर्ड एरियाज हैं उनको अच्छा करने के लिए 1981 में आपका रिकमेंडेशन आई। एंड ऑल द हिली एरियाज इन द कंट्री हैविंग हाइट अबव 600 मीटर। इंपॉर्टेंट है कि 600 मीटर से ऊपर की हाइट वाले जितने भी जगह हैं उन इलाकों को इसमें आइडेंटिफाई किया गया। एंड नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान एंड ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिल एरिया। इनको ट्राइबल में ना रखकर किस में कंपेयर कर रहे हैं, बैकवर्ड हिल एरिया में आपका कंपेयर कर रहे हैं। इनका एम क्या था, हार्नेसिंग द इंडिजिनस रिसोर्सेज। इंडिजिनस क्या होते हैं, जो भारत देश के ही होते हैं, उनको दोबारा से आपका अच्छे से डेवलप करना है। एंड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसमें हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम को आपका अच्छा कर सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम को आपका अच्छा करने के साथ साथ क्या कर सकते हो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को अच्छा कर सकते हो। क्योंकि इन इलाकों में ज्यादातर किन चीजों के ऊपर काम होगा, जो वहां के रिसोर्सेज हैं, दूध दही आपका वहां पर अच्छा हो सकता है, वहां पर हॉर्टिकल्चर सब्जी वगैरह को आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो, या फिर कोई स्मॉल स्केल प्रोग्राम जिससे वहां के लोगों की आय अच्छी हो सके, वहां के लोगों की आपका पालन पोषण अच्छी हो सके, उन लेवल की इंडस्ट्रीज को यहां पर लेकर आना जिससे यहां का डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके, ठीक है सर। उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो अब दूसरा जो इलाका है उसको क्या कहते हैं, ड्रॉट एरिया प्रोग्राम। अब ये ड्रॉट एरिया प्रोग्राम कौन से ईयर में लेकर आया गया था, कौन से 5 ईयर प्लान का आपका दर्जा है, तो इसको रखेंगे 4th 5 ईयर प्लान की कैटेगरी में। कौन से 5 ईयर प्लान की कैटेगरी में, 4th 5 ईयर प्लान की कैटेगरी में। अब इसके अंदर वो इलाके आते हैं जहां पर बहुत सारे संभावित क्षेत्र हैं कि वहां पर सूखा पड़ता ही पड़ता है। देश के अंदर ऐसे कई सारे इलाके थे जहां पर सूखा पड़ जाता है। तो अब अगर सूखा पड़ रहा है तो उन इलाकों में क्या क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहला काम आपका यह है कि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। और ड्रॉट प्रोन एरिया के जो भी इलाके हैं वहां पर हम कुछ प्रोडक्टिव एसेट्स आपका क्रिएट कर सकें, वहां की इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो आपका अलग अलग चलाएंगे जिससे वहां पर पानी की जो आपका समस्या है उसको पूरा किया जा सके, और जो इरिगेशन से आपका जुड़ी समस्याएं हैं उनको आपका क्या किया जा सके, थोड़ा सही किया जा सके, ठीक है सर। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वहां पर इंप्रूव किया जा सके, एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जा सके, डिफोरेस्टेशन ना करें। उसके अलावा ग्रासलैंड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कई सारे इलाकों में आज भी आपका अब तो इलाके सही हैं। पहले क्या होता था, पहले कई आज भी बहुत सारे इलाकों में कई जगह ऐसे हैं जहां पर भाई साहब लाइट ही नहीं आती है 24 घंटे। तुम सोचो, तुम जिस इलाके में बैठकर पढ़ रहे हो बिल्कुल एकदम हर टाइम बिल्कुल अच्छी बेसिक एमएसडी, तुम कंप्लेन मोड में रहते हो, हमेशा कंप्लेनिंग कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तुम सोचो यार उन इलाकों के बारे में जहां पर लाइट नहीं आती है, जो लोग तुम्हारे एग्जाम के रात, तुम एक रात पहले अगर पढ़ना चाहो तो तुम्हारे पास लाइट तो है। वो लोग जो कि है ही नहीं उनके पास लाइट की सुविधा, वो एक रात पहले अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, मोमबत्ती जलाकर, टॉर्च की लाइट आपका जहां कहीं लेकर आ गए, या फिर आपका कोई एक वो चार्जिंग बैटरी आपका लेकर आ गए। तो समस्याएं बहुत हैं लोगों की जिंदगी में। तुम्हें सिर्फ और हमें सिर्फ, मैं भी इंक्लूडेड हूं, हमें सिर्फ वो परेशानियां दिखाई देती हैं जो कि हमारे साथ घटित हो रही हैं। आ रही है मेरी बात समझ में,
ये ना कर कर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी समस्याओं का हल कहां है। वी सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर. That is what I want to tell everybody, each and individual person. Sometime even I am not able to do that, but I am trying. So I request you all to maintain the same legacy. ठीक है, चलो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स और मार्केट क्रेडिट सर्विसेज, ये सब आपका बेसिक जो आपका फिनोमिना है वो उनको दोगे तो उससे क्या होगा, उन इलाकों के अंदर थोड़ी सी अच्छे लेवल पर चीजें इंप्रूव हो पाएंगी. ठीक है सर. उसके बाद अब ध्यान से देखना, नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया ने क्या रिव्यू किया. पहले तो आपका इनको प्लान को इंप्रूव किया, मतलब डाल दिया, और उसके बाद क्या किया, इन इलाकों की कंडीशन को एसेस करना शुरू किया, वहां की परफॉर्मेंस को एसेस करना शुरू किया. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट दिस प्रोग्राम इज लार्जली कन्फाइंड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड एलाइड सेक्टर. एलाइड सेक्टर में क्या क्या आ सकता है, डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर वगैरह जो उससे रिलेटेड है वो सारे इसमें आ जाएंगे. और उनका मेजर फोकस था रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, जो बेसिकली ड्रॉट वगैरह आपका आता रहता है तो वहां पर एफोरेस्टेशन करना, वहां की इकोलॉजी को आपका अच्छा करना, उसको ही फोकस करने के लिए काम किया जा रहा है. सिंस ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर इज फोर्सिंग द सोसाइटी टू यूटिलाइज द मार्जिनल लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड देयर बार कॉजिंग इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन. अब धीरे धीरे कर आप समस्याओं का समाधान, अब देखो समस्याएं कैसी हैं, ध्यान से देखना. समस्या यह है कि पहले आप बहुत बड़े इलाके पर एग्रीकल्चर होते हुए देखते थे, पर धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तुम चाइना को पीछे छोड़ चुके हो भाई साहब पॉपुलेशन के मामले में, तो अब तुम्हारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस पॉपुलेशन की प्रेशर की वजह से पहले 1 लाख लोगों पर 25 हेक्टेयर जमीन थी. एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना. 1 लाख लोगों पर 25 हेक्टेयर जमीन थी, या 25 एकड़ जमीन थी, हेक्टेयर छोड़ो, 25 एकड़ जमीन थी. अब 10 लाख लोगों पर 25 एकड़ जमीन है. प्रेशर बढ़ रहा है ना लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से मजबूरी यह होती जा रही है कि बहुत सारे ऐसे मार्जिनल लैंड जो कि हम कहीं ना कहीं छोड़ चुके थे इकोलॉजी की सस्टेनेबिलिटी के लिए, जहां पर पेड़ पौधे उग जाए, झाड़ फूल उग जाए, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है. किस चीज के लिए, कि भाई इसको एग्रीकल्चर में ले आओ, क्योंकि एग्रीकल्चर की लैंड पे तो आपका घर बार बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बड़े बड़े आपका जो है और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं भाई साहब. ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, देयर इज नीड टू रिक्रिएट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ड्रॉट प्रोन एरिया. आपको और सारे प्रोग्राम को आपका जो लेकर आना पड़ेगा, आपको एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि और क्या कर सकते हैं आप इस इलाकों के अंदर. द अदर स्ट्रेटेजीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज इंक्लूड एडेप्टेशन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच एट माइक्रो लेवल. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करना पड़ेगा. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट इज वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम या वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम. तो आपकी बुद्धि में अब ये ऐसे चाबी इधर की तरफ ना जाकर ऐसे रिवाइंड करनी है. ठीक है, कैसे, ऐसे रिवाइंड करनी है पीछे की तरफ. तो अगर तुम इसको रिवाइंड करोगे तो वहां से तुम्हें समझ में आएगा कि वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्यों जरूरी है, जिससे ड्रॉट प्रोन इलाकों में भी आपका मदद मिल सके. ठीक है सर, अब ये बात आपको समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं. अगर ये सब कुछ होगा तो उससे क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस आपका रिस्टोर हो जाएगा. कैसे, बिटवीन वाटर, सॉइल अच्छी हो जाएगी, वहां पर प्लांट्स वगैरह आएंगे. ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन शुड बी अ बेसिक कंसिडरेशन इन द स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट. तो दोनों की पॉपुलेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा साथ साथ. और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 आइडेंटिफाइड 67 डिस्ट्रिक्ट एंटायर और पार्शियली ऑफ द कंट्री विच आर ड्रॉट प्रोन. तो इतनी कम से कम डिस्ट्रिक्ट थी जहां पर आपका क्या आ सकता है, ड्रॉट आ जाता है. द इरिगेशन कमीशन 1972, ठीक है, इंट्रोड्यूस द क्रिएशन ऑफ 30% इरिगेटेड एरियाज एंड डीमार्केटेड द ड्रॉट प्रोन एरिया. तो अब उन इलाकों में आपका इरिगेशन को कैसे इंप्रूव करेंगे और ड्रॉट प्रोन एरिया को आपका किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है. क्या इतनी बात क्लियर हो गई है सभी दोस्तों को? तो अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब जरा ध्यान से समझो. अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो टारगेट एरिया प्लानिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं. देखो, टारगेट एरिया प्लानिंग के मैंने तुम्हें जो पर्सपेक्टिव दिखाए हैं वो तो समझ में आई गए होंगे. अगर तुम ड्रॉट प्रोन एरिया को आपका देखोगे या सेमी एरिड इलाकों को देखोगे, अब तुम सेमी एरिड इलाके और एरिड इलाकों के बीच में डिफरेंस समझ में आता होगा आई गेस. एरिड मतलब आपका बिल्कुल एकदम बंजर जमीन, सेमी एरिड जो उससे थोड़े कम होते हैं.
इलाके राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठावाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा या फिर तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश तक आपका जो है बेसिकली प्लेट्यूज हैं। कर्नाटका प्लेट्यू, हाईलैंड्स एंड इंटीरियर ऑफ तमिलनाडु या ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन दिस एरियाज। तो अब ज्यादातर इन इलाकों को बचाने के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें भी की हैं और ये बचे हुए इसलिए भी हैं क्योंकि ज्यादातर इन इलाकों के अंदर क्या हो रहा है, इरिगेशन की फैसिलिटी आपकी आती जा रही है। अब हमने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई हैं, जिन स्ट्रेटेजीज से हम इनको थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, टू क्रिएट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ड्रॉट प्रोन एरिया। अब मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर किसी जगह, अगर जैसे तुम गए, मैं ऐसा एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो तुमने ऐसा करा कि भाई साहब तुम्हें जाना है फूल लेकर क्लास के अंदर, ठीक है। अब क्लास के अंदर तो जाना मत, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, तो नहीं तो पिटाई हो सकती है भयंकर लेवल पे, ठीक है। तो धांधलेबाजी, अब देखो कि धांधलेबाजी अपनी चरम सीमा पे चलेगी अब तुम्हारी, ठीक है। तो देखो क्या करना है तुमने, तुम्हें पता लगा कि 15 रुपए का फूल आता है। अब पेड़ आसपास में आपका देख नहीं रहे क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उतनी चलती नहीं है, तुम्हें जाना है वही लेकर आपका जो है प्लास्टिक वाला, तो ठीक है ले लिया। अब मम्मी से क्या कहा, मम्मी मुझे नोटबुक लेनी है, नोटबुक क्या लेनी है, नोटबुक। मम्मी ने पूछा कितने की आएगी नोटबुक, मम्मी ने बोला वो 30 रुपए वाली, हाँ तो 30 रुपए दे दूंगी मैं, ठीक है। अरे नहीं मम्मी, मैडम ने कहा है कि वो जो 50 रुपए वाली नोटबुक आती है ना, 50 रुपए वाली, वो 50 रुपए वाली में आपका मैम ने कहा है कि साफ साफ वो लिखना है, साफ साफ अच्छी अच्छी आपका राइटिंग आएगी, पेपर अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी। मम्मी कह रही है मैडम से पूछूंगी आपका जाके पीटीएम में। हाँ मम्मी पीटीएम में पूछ लेना, तब तक तो पता है कि मम्मी भूल जाएगी, मम्मी सोचेगी कि चलो 20 रुपए में क्या, मेरा बेटा, मेरा सोना बाबू, कितना मेरा बच्चा आपका जो ध्यान रखता है। यहाँ तो धांधलेबाजी चल रही है 20 रुपए की, और 5 रुपए में कॉफी वाइट लेके गया है कि लो श्रुति एक कॉफी वाइट तुम भी खा लो। ओहो भाई साहब का रोला हो गया क्लास के अंदर, अब इधर देखो भाग। तो ऐसे क्या होता है, अगर तुम किसी भी इलाके में, अगर मान लो एक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पा रहा है, एक मतलब आपका इरिगेशन फैसिलिटी है, अगर ये इरिगेशन फैसिलिटी आपका जो है काम पर नहीं आ पाई, अब इरिगेशन नहीं चल पाया, तो इरिगेशन के अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ तो देखेंगे हम। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, बहुत स्मॉल लेवल पर आपका कोई भी काम हो सकता है, कोई फैक्ट्री लगा दो, किसी और चीज का प्लांट लगाकर उसमें आपका जो है नौकरी दे दो। आपने देखा होगा कि कई लोग, महिलाएं आपका जो है ये सिलाई वगैरह का काम करती हैं, तो अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी हमको आपका डालनी है इसके अंदर। एडेप्टेशन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट, अब ये ध्यान से देखना, बहुत माइक्रो लेवल पर आपको वाटरशेड मैनेजमेंट को कैरी करना पड़ेगा, वहां पर देखना पड़ेगा, वरना तुम उस लेवल पर आपका जो है बेसिकली काम कभी कर ही नहीं पाओगे। फिर आता है इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस आपका तुम्हें पता लग गया है कि इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब जो आसपास की आपका इकोलॉजी है उसको रीस्टोर करना है, वापस आपका जो है उसकी चीजें सही होनी चाहिए। और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 में आइडेंटिफाई करता है 67 डिस्ट्रिक्ट। ये सारी बातें आपका अभी मैं तुम्हें बताकर आया हूं। सेमी एरिड इलाके, ये अभी आपका हमने पढ़ा है पहले, और कहां कहां पर क्या क्या आपका दिक्कतें हैं वो देख कर आए हैं। अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत आने वाली है जो कि है भरमौर रीजन। अगर आप ये मैप देखेंगे आपका पूरा, तो हम आपका जाएंगे इस इलाके के अंदर, ये हिमाचल प्रदेश का लगभग मैप है, इसमें भरमौर वाला इलाका आपको दिखा रखा है। भरमौर इलाके के अंदर ज्यादातर गद्दी ट्राइब से हम डील करेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस भरमौर एंड होली तहसील ऑफ चंबा। तो इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में एक आपका तहसील है जहां पर आपका हम कहते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी है ना, और चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका भरमौर और होली तहसील हमें देखने को मिलती है। इट इज नोटिफाइड ट्राइबल एरिया सिंस 21 नवंबर 1975। इसका मतलब है कि उससे पहले हमारे पास इसको ट्राइबल एरिया भी घोषित नहीं किया गया था, तो यहां की लोगों की समस्याएं भी ज्यादा रही होंगी। बट जैसे ही हमने इसको आपका ट्राइबल एरिया के अंदर घोषित किया, तो उसके बाद इन इलाकों को आपका क्या मिलेगा, अब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मिलेगी, थोड़ा सा आपका जो अपलिफ्टमेंट मिल जाएगा। भरमौर में ज्यादातर कौन से ट्राइब से आपका डील कर रहे हैं हम, गद्दी ट्राइब से, ट्राइबल कम्युनिटी है, और यहां पर ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे के पास बुद्धि के मामले में आप देखेंगे कि भूसा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, भूसा। तो भैया ट्रांस ह्यूमन सर एक बार और याद दिलाओ, आपने कहीं पढ़ाया था हमें माइग्रेशन के चैप्टर में। अरे अच्छा सर याद तो है, पर मैं भूल चुकी हूं सर, आप एक बार याद दिला दो सर प्लीज, सर प्लीज। हाँ याद दिला, मस्का नहीं लगाने का इधर, ठीक है। अब सुनो, ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है, जब ठंड हो तो पहाड़ी इलाके से आपका प्लेन के इलाके में आ जाओ, और जब गर्मी हो तो प्लेन से आपका कहां पर चले जाओ, पहाड़ी इलाकों में। ये ज्यादातर ट्राइबल्स का क्या होता था, ट्राइबल्स का रिचुअल्स होता था, और वो ट्रांस ह्यूमन्स करते हैं। और ये ज्यादातर कौन सी आपका लैंग्वेज बोलते हैं, तो गद्दियाली डायलेक्ट्स आपका जो है इनकी फेमस है। अब
अगर तुम भरमौर ट्राइबल इलाके को देखोगे तो ये कुक्ति एरिया, यहां पर टुंडा एरिया और एक नदी जाती है रावी नदी यहां से होते हुए, एक बुद्धिल आपका नदी, खानी एरिया, होली एरिया, है ना, और ये अलग अलग नदियां आपका दिखाई दे रही हैं हमें इसमें। तो तुम्हें आपका इस चीज को मैप को बड़े इंपॉर्टेंटली देखना है। अब ये मैप भी आपका तुम्हें दिखा रखा होगा, देख रहे हो टेरेस फार्मिंग हो रही है यहां पर, आज भी वो चक्की वगैरह और बेसिकली उसी मेथड को यूज कर कर हम गेहूं निकालते हैं। ज्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में भेड़ हैं या फिर गाय हैं, और उसके अलावा अगर तुम और आगे जाओगे तो इसमें सेटलमेंट देखो कैसे हैं, पहाड़ के ऊपर बने हुए, ज्यादातर अर्थक्वेक जोन से आपका जो मिल जाते हैं, कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है। और वही ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो कि उनकी सभ्यता है उसी को ये पहनते हुए जा रहे हैं। अब यहां से सबसे पहले या तो पूरी एक 5 नंबर की तुमसे लिखने को आएगा कि बताओ डिफाइन भरमौर ट्राइबल रीजन। तो अब देखो भरमौर ट्राइबल रीजन हैज अ हार्श क्लाइमेट। हार्श क्लाइमेट का मतलब है कि ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड के होने के बावजूद लो रिसोर्सेज है वहां पर, मतलब रिसोर्सेज के नाम पे एक तरीके से मानो तो तुम बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका। उसके साथ साथ अगर तुम देखोगे तो एनवायरमेंट की भी मार पड़ी हुई है, फ्रेजाइल एरिया है। मैंने अभी कहा कि अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, फ्लड आ सकते हैं, लैंडस्लाइड आ सकता है, तो ये सारी समस्याएं आपका भरमौर डील कर रहा है। 2011 के सेंसस में हमने क्या किया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ भरमौर सब डिवीजन वॉज 39,113, जिसका मतलब है कि 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। कंपैरेटिवली आपका और भी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश में, बट ये भी एक ऐसा इलाका है जो कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड चला गया है। हिस्टोरिकली गद्दीज हैव एक्सपीरियंस्ड ज्योग्राफिकली एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेप्रीविएशन, मतलब ये बहुत ज्यादा पिछड़ापन इन्होंने महसूस किया है समय के साथ, और ये बहुत ज्यादा समय के साथ पीछे भी चले गए हैं। द इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ठीक है सर, अब जो हमारी इकोनॉमी है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। अलाइड एक्टिविटी, अलाइड एक्टिविटी क्या होती है, जो इकोनॉमी से मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए आपका सभ्यता है, जैसे मुर्गी पालन हो गया या फिर दुग्ध पालन हो गया या फिर आपका भेड़ चराना, ये सारे आपका जुड़े हुए किससे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ अगर आप प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को देखेंगे तो डेवलपमेंट का जो ट्राइबल एरिया, अच्छा एक और चीज, जब तुम भरमौर की केस स्टडी लिखोगे तो उसकी जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उनको भी मेंशन करना है तुम्हें, जो कि अपने बुक में दे रखे हैं। तो ये प्रॉपर आपका जो आंसर में होना चाहिए। ऑल्दो अगर वो केस स्टडी से पूछता है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, पैराग्राफ दे रखा होगा उसको आराम से आपका तुम लिख के ले जाओगे। ट्राइबल एरिया आपका बेसिकली डेवलपमेंट इसका कब शुरू हुआ, 1970 से। बाद में आपका तुम्हें अभी मैंने बताया कि 1970 तक 5 तक जाते जाते फिर इसको ट्राइबल एरिया के अंदर घोषित कर दिया और फिर वहां पर आपका सभ्यताएं बढ़ने लग गई। When Gaddis were included amongst the scheduled tribe, तो अब इनको किस कैटेगरी में डाल दिया गया, एसटी कैटेगरी में डाल दिया गया। जितने भी आसपास के इलाके होंगे वहां पर भरमौर वाले, वो सब जितने भी ट्राइबल हैं उनको सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ट्राइबल इलाके के अंदर आएंगे। अब ये कौन से प्लान की बात हो रही है, 5th 5 ईयर प्लान की बात हो रही है, जहां पर ट्राइबल सब प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974 और भरमौर को डेजिग्नेट किया गया एज वन ऑफ द 5th इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम आईटीडीबी भी कहते हैं। आईटीडीबी एक प्रोग्राम चलाया था भारत सरकार ने जिसमें इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, जहां पर हम ज्यादातर उन इलाकों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि ट्राइबल घोषित किए जा सके और जहां पर जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जा सके। ठीक है सर, इसके अलावा अब इसके एम क्या थे, सबसे पहले उनकी लाइफ को इंप्रूव करना है। जो गद्दीज आपका वहां पर ट्राइब्स हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव करो। जो डेवलपमेंट है, एक किसी इलाके में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, एक किसी इलाके में बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उस गैप को आपका कम करना है। भरमौर को बाकी सारे इलाकों जैसा बनाना है जो कि हिमाचल प्रदेश के बाकी इलाके हैं। अब कोई इलाका बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कोई नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी को छोड़ देना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। ये जिंदगी में भी है, मतलब पर्सन कैन ट्रैवल अलोन, ठीक है, और बहुत आगे जा सकता है एक इंसान, बिल्कुल आपका मैं कहता हूं साम्राज्य खड़ा कर सकता है, पर कभी कभी आपका लोगों को साथ लेके चलने से आप बहुत ताकतवर महसूस करेंगे, और जो ताकत आप कोलैबोरेशन के साथ आपका करेंगे वो ताकत आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ये रीजन आपका 32 डिग्री 11 नॉर्थ एंड 32 डिग्री 41 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 76 डिग्री 22 ईस्ट एंड 76 डिग्री 52 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर बसा हुआ है। अगर तुम देखोगे तो लगभग एरिया 1818 स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। दिस रीजन लाइज बिटवीन 1500 मीटर से लेकर 3700 मीटर। अब तुम कहोगे दो रीजन में कैसे, जब बेस शुरू होता है तो यहां से लेकर 3700 मीटर तक की हाइट की आपका जो है चोटियां इसमें देखने को मिल जाती हैं, सी लेवल से इतनी ऊंचाई है इसकी। दिस रीजन
पॉपुलरली नोन एज होमलैंड ऑफ गद्दीस। होमलैंड ऑफ गद्दीस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर आपका गद्दी ट्राइब यहां पर मिलते हैं और गद्दीस की आपको ओरिजिनेशन यहां से मिल जाती है। बाद अच्छे खासे आपका लॉफ्टी माउंटेन्स दिखाई देंगे और पीर पांजाल रेंजेस में ये बसे हुए हैं इन द नॉर्थ, और अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ में धौलाधार रेंजेस दिखाई देती हैं। इसके बाद इन द ईस्ट द एक्सटेंशन ऑफ धौलाधार कन्वर्जेस बिटवीन पीर पंजाल नियर रोहतांग पास, और वहां से आपका दो नदियां निकलती हैं जो कि तुमने 11th क्लास में पढ़ी होंगी, राबी और ब्यास। तो द रिवर राबी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक तो बुधिल है और एक टुंडहन है, ड्रेन दिस टेरिटरी एंड कार्व आउट डीप गॉर्जेस। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों नदियां गॉर्ज बनाती हुई जाती हैं। गॉर्ज समझते हो तुम? गॉर्ज आपका जो तुमने पढ़े होंगे, गॉर्ज याद होगा तुम्हें 11th क्लास थोड़ी सी, ठीक है। दिस रिवर डिवाइड द रीजन इनटू द 4 फिजियोलॉजिकल डिवीजन। एक तो आपका रीजन आता है होली, एक आता है खानी, एक आता है कुक्टी और एक आता है टुंडा। तो ये पूरा रीजन आपका जो है रिवर से जो ड्रेन हो रहा है गॉर्ज गुज बनाते हुए टोटल 4 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। उन चारों के नाम आपका यहां पर लिखे हुए रखे हुए हैं। भरमौर एक्सपीरियंस फ्रीजिंग वेदर, मतलब आपका बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। इनफैक्ट तुम देख भी पा रहे होगे अभी पीछे आपका बर्फ का कंडीशन। एंड स्नोफॉल्स इन विंटर, इट्स मीन मंथली टेम्परेचर इन जनवरी रिमेन 4 डिग्री सेल्सियस, और जुलाई में अगर आपका जाओगे तो 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आपका टेम्परेचर यहां पर नहीं जाता है, ठीक है सर। अब क्या क्या एक्शन लेंगे? सबसे पहले तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पर आपका डेवलपमेंट करना है। किस चीज में? ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करना है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, एग्रीकल्चर इंप्रूव करनी है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पोर्टेबल वाटर, रोड्स, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर किसी इलाके में आप जाएंगे तो अगर वहां का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता है तो बच्चों को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाकर एजुकेशन लेने में आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी इलाके की आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हो जाती हैं, वहां की स्कूलिंग अच्छी हो जाती है, तो वहां पर डेवलपमेंट के चांसेस और अच्छे होंगे। जो लोग वहां से निकलकर पढ़ रहे हैं वो उस इलाके के बारे में और सोच सकेंगे। उसके अलावा द रिमोट विलेजेस इन टुंडा एंड कुक्टी स्टिल डू नॉट हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ की समस्याएं ये भी हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन अच्छी नहीं है। उसके अलावा अगर लिटरेसी रेट आपका जो है धीरे धीरे करके जो प्लान भारत सरकार ने चलाए थे उसके बाद क्या हुआ, लिटरेसी रेट थोड़ा सा आपका अच्छा हुआ है, सेक्स रेशियो आपका अच्छा हुआ है। पहले बहुत छोटे लेवल पर आपका बच्चों की शादी करवा देते थे, अब वो चाइल्ड मैरिज की जो आपका समस्या थी वो भी कम हुई है। फीमेल लिटरेसी रेट इंक्रीज्ड इन दिस रीजन फ्रॉम 1.88% इन 1971 से लेकर 65% इन 2011। तुम सोचो कि एक समय पर आपका 1.88% मात्र और 65%, बहुत दूर आ गए दोस्त, ठीक है। कि महिलाओं को पढ़ने की एकदम साक्षरता दर तो है, साइन तो कर पा रही हैं, एक लैंग्वेज पढ़ लिख तो पा रही हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी लेवल इन जेंडर इक्वलिटी हैज ऑल्सो डिक्लाइन। समय के साथ आपका जो है ये भी चीजें क्या हुई हैं, कम हुई हैं। The most significant contribution of tribal subplan in Bharmor region is the development of infrastructure। मतलब वहां पर जो पहले के टर्म्स में कंडीशन होती थी कि बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपका धज्जियां उड़ी हुई हैं, ऐसा कोई धज्जियां अभी आज के समय पर नहीं उड़ी हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है जिसमें सबसे पहले स्कूल्स को फोकस दिया गया है। स्कूल्स के साथ साथ आपका प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी की गई हैं। उसके साथ साथ पोर्टेबल वाटर, क्योंकि अब पहाड़ों में लोगों को लगता है कि ग्लेशियर बहुत है, बर्फ आती रहती है तो वहां पानी की कोई समस्या होगी, नहीं सर, वहां पर समस्या पानी की आपका बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट पाइप जोड़ जोड़ कर आपका पानी पहुंचाना पड़ता है आपको। तो पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए पोर्टेबल वाटर, और जो पानी है वो काफी सारा आपका वेस्ट चला जाता है, पीने लायक नहीं होता, तो पोर्टेबल वाटर, रोड्स की कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव की है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो कि आपका वायरलेस या फिर आपका हम मोबाइल वगैरह के नेटवर्क को भी इंप्रूव किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि पहले कभी कभार आती ही नहीं थी बहुत समय तक, मतलब और आती है तो बहुत कम टाइम के लिए, उसकी भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। Village located along the river Ravi and Holi Khani areas are the main beneficiary of this infrastructure। जो लोग इस नदी के किनारे आपका बसे हुए हैं उनको आपका ज्यादा इसका क्या मिला है, डेवलपमेंट का प्रोग्राम का फायदा मिला है। द रिमोट विलेजेस इन टुंडा एंड कुक्टी एरियाज स्टिल डू नॉट हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज भी इनके पास आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस लेवल का होना चाहिए वो अभी भी हमको इनको नहीं मिल पा रहा है। ITDB इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बेनिफिट बहुत सारे आपका लोगों को गए हैं और जिससे लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ है, सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है, उसके बाद चाइल्ड मैरिज में डिक्लाइन आई है, फीमेल लिटरेसी रेट आपका जो है बेसिकली बढ़ गया है, और ये सारी बातें आपका मैं तुम्हें बताकर आ चुका हूं।
ठीक है, लास्ट 3 decades of 28th century the cultivation of pulses एंड अदर कैश क्रॉप हैज इंक्रीज्ड इन द भरमौर रीजन। इस बात को याद रखिएगा कि पहले जितना आपका वो उगा पा रहे थे उससे ज्यादा अब आपका उस चीज में उगा पा रहे हैं। पल्सेस मतलब दालों का उत्पादन, और उसके अलावा जो कैश क्रॉप है वो भी धीरे धीरे कर कर आपका इंप्रूव होती जा रही है। इसके अलावा द क्रॉप कल्टीवेशन इज स्टिल डन विद द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। अब तुम सोचो कि हमारे पास आज के ज़माने में जो बहुत एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आ चुकी है, स्प्रे कर दो या फिर ऐसे कर दो, नहीं सर, वहाँ पर आज भी वही ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल होता है। हल करते हैं और कभी कभार तो आपका बैलों से आपका जो है खेत को अपने जोतना, तो ये सारी चीज़ें आपका आज भी हो रही हैं, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेस्टलिज्म इन द इकोनॉमी। अब यहां पर जो पेस्टलिस्ट होते हैं ना, उन्होंने इकोनॉमी को आपका बहुत ज्यादा संभाल कर रखा है, क्योंकि वो लोग आपका कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। अबाउट 1/10 ऑफ द टोटल हाउस होल्ड प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस, ये बात मैंने तुम्हें अभी बताई थी। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? गद्दीज आर स्टिल वेरी मोबाइल एंड एज सीजेबल सेक्शन ऑफ देम माइग्रेट टू कांगड़ा। तो ज्यादातर आपका जब ठंडा ठंडा इलाका होता है तो वो किधर जाते हैं? कांगड़ा चले जाते हैं, और कांगड़ा आपका जो है बेसिकली ट्रेवल कर कर फिर वापस आपका कब आ जाते हैं? वापस आपका इस इलाके के अंदर देखने को मिलते हैं। ट्रेडिशनली द गद्दीज हैव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को ज्यादा ये फोकस करते हैं, हैविंग एम्फेसाइज ऑन फूड ग्रेन एंड लाइवस्टॉक प्रैक्टिसेस, बट ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस एंड अदर कैश क्रॉप हैज इंक्रीज्ड इन द भरमौर रीजन। ये अभी बता कर आया हूं, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका वो माइग्रेट कर कर चले जाते हैं। इसके बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जरा तुम ध्यान से देखो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बहुत सारे देशों में यह आवाज उठनी शुरू हुई है कि यार यहां पर तो क्या होना चाहिए, यहां पर तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों? ये वही देश हैं जिन्होंने पहले तो अपने यहां पर डेवलपमेंट कर लिया, और फिर उसके बाद अब ये आपका इकोनॉमी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनको क्या कर रहे हैं? रोकथाम की तरफ लेकर जा रहे हैं कि नहीं भाई आप जो है कोयला नहीं निकाल सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरा तो सवाल ये है भाई, तुमने भी तो किया था एक समय पर चलो हम अच्छे लोग हैं, हम एनवायरनमेंट को आपका जानते हैं क्योंकि पृथ्वी हमारी माँ है, तो हम उसको उस केस पे आपका देखेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आया है ये इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका बहुत ज्यादा निकल कर आया है। मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी आपका आता है, एंड पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन। इन 1970 द फ्रेजेस सच एज रीडिस्ट्रीब्यूशन विद द ग्रोथ एंड इक्विटी, ठीक है। अब देखो एक तो सवाल आता है सिर्फ ग्रोथ का, और एक आता है ग्रोथ विद इक्विटी। तो इक्विटी मतलब सबको समानता, इक्विटी और इक्वालिटी में आपका अंतर मैं तुम्हें समझा चुका हूं। इक्वालिटी मतलब कि भाई एक बार सबको आपका जो है समान दे दो, चाहे भले उसको जरूरत है कि नहीं है, बट इक्विटी का मतलब होता है जिसको जितनी जरूरत है उसको उसी लेवल पर आपका चीजें पहुंचाकर समानता लेकर आना। उसके बाद अगर तुम देखोगे डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, इट वाज रियलाइज्ड दैट द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू इकोनॉमिक स्फीयर अलोन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर तक डेवलपमेंट को थाम दे रहे हैं तो ये सही डायरेक्शन में आप काम नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह में भी आपका देखा कि हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस पर आपका इंसान की डेवलपमेंट देख रहे हो तो फिर हेल्थ कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद एजुकेशन कहाँ जाएगी, और ये सारे सेक्टर आपको देखते हुए जाने पड़ेंगे। ऑल्सो इंक्लूड द इशूज सच एज इंप्रूविंग द वेलबींग, उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, अवेलिंग ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। तो ये सारी चीजें भी आपको क्या करनी पड़ेंगी, समय के साथ इंप्रूव करनी पड़ेंगी। अब हुआ क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शब्द है इसकी गाथा जरा सुनना तुम कहां से आई है, ठीक है। एक ब्रूटलैंड रिपोर्ट है, ब्रूटलैंड रिपोर्ट अभी पढ़ाऊंगा मैं कहां से कैसे बनी, ठीक है। अब सुनना पहले तुम ध्यान से। Notion of sustainable development enlarged in the wake of general rise in the awareness of environment issues in the late 1960s in Western world। ये जो पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट निकल कर आया ये 1960s के बाद से ज्यादा पॉपुलर हो गया, जब 2 इंपॉर्टेंट किताबें आई। एक आया पॉपुलेशन बॉम्ब जिसको लिखा है एहरलिच ने, यहां से एमसीक्यू आपका बन सकता है, ठीक है। ये किताब का आपका यहां पर लिखी हुई है, 1968 में आई। और दूसरी आई लिमिट्स टू द ग्रोथ जिसको म्यूडॉस एंड अदर्स, ये 1972 में आई, जहां से बहुत सारे सवाल उठे आपका वर्ल्ड के अंदर कि भाई ये हो क्या रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट को कंसर्न उठा कि यार नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खतरा आपका जो है मंडरा रहा है। कंसर्न विद द ग्रोइंग ओपिनियन ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज, द यूएन एस्टैब्लिश्ड अ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेडेड बाय नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड।
तो अब क्या हुआ, जब इनको पता लगा तो यूएन उस टाइम पे कंसर्न हो गया। यूएन ने कहा कि अच्छा अब ये विवाद उठेगा, तो यूएन ने कहा कि भाई साहब पूरी दुनिया में आपका ठेका तो मैंने ही ले रखा है और सारी दुनिया का आपका ठेका लेके मैं ही बैठता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कमीशन बनाऊंगा। अब मैं कमीशन जो बनाने वाला हूं यूनाइटेड नेशन ने, तो उन्होंने एक आपका कमीशन बनाकर तैयार किया और उस कमीशन को हेड किया उस समय के नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर, उस नाम था ग्रो हार्लेम ब्रूटलिन। अब ये नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर है, मतलब नॉर्वे से बिलोंग करते होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो एक नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर थे और उनका नाम क्या था, हार्लेम ब्रूटलिन। इसीलिए जब रिपोर्ट को पब्लिश किया गया तो उस पब्लिश रिपोर्ट का नाम रखा गया ब्रूटलैंड रिपोर्ट, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया ब्रूटलैंड रिपोर्ट। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई कि अभी तक जो अलग अलग देश अपना अपना फ्यूचर देख रहे थे कि हमारा फ्यूचर हम अपना डेवलप करेंगे, हमारा फ्यूचर हम अपना डेवलप करेंगे, तुम अपना डेवलपमेंट देखो, जी नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉमन फ्यूचर की तरफ जाना पड़ेगा। आपको एक ऐसा कॉमन फ्यूचर देखना पड़ेगा जो कि सस्टेनेबल हो। और ये सबसे पहली बात आपका निकल कर आई 1987 में। इस बात को याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन बनता रहा है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन आपका नीडेड होता है, और नहीं तो वो 2 किताबें भी आपका आ सकती है पेपर के अंदर। It defines sustainable development as development that meets the need of the present without compromising the availability of future। मतलब कुछ भी आपका तुम कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आज तुम कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, कल को वो तुम्हारे फ्यूचर वाले बच्चों का जो रिसोर्सेज हैं वो भी तुम खा गए। मतलब फ्यूचर वाले बच्चों को ये रिसोर्सेज यूज करने थे, तुमने पहले यूज कर लिए, तो अब जब उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो वो देख क्या पाएंगे कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज होती थी। तो इसलिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए आपको इस तरीके से इस्तेमाल करने की आप आज भी आपका इस्तेमाल कर सको और आने वाली जनरेशन भी आपका उसको आराम से इस्तेमाल कर पाए। अब इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में हम चलते हैं आगे बढ़कर इंदिरा गांधी कैनाल नहर कमांड एरिया के बारे में, जहां पर मेजर फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें निकलकर आ रही हैं। पर उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इतनी बातें आपका क्लियर हो चुकी हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो अब सुनो, अब जरा ध्यान से देखना। इंदिरा गांधी जो कैनाल नहर है, बेसिकली तुम इसको देखोगे कि यहां से क्वेश्चन आपका बनता रहा है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है यहां से सीधे उठकर, ठीक है। और इंदिरा गांधी कैनाल एरिया को जब आपका लिखने के लिए आएगा तो उसकी दोनों स्टेजेस में लिखने को आएगा, स्टेज 1 स्टेज 2। अभी आपका बताता हुआ चलता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते जाना। देखो, इंदिरा गांधी कैनाल को पहले के टाइम पर राजस्थान कैनाल के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान कैनाल इसको क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये ज्यादातर मेजर पार्ट्स आपको उसी इलाके से एसोसिएटेड था, वहां से निकल कर आती है, उस इलाके को फीड करने के लिए बनाया गया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल अभी के समय पर आपका इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इसको कंसीव किया गया था किसके द्वारा, कंवर सेन जी के द्वारा 1948 में। इस बात को याद रखिएगा। द कैनाल प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 मार्च 1958। तब से हम उन इलाकों को आपका जो है काम कर रहे हैं। कहां से होती जाती है कैनाल, ओरिजिनेट एट हरिक्के बैराज in Punjab and runs parallel to the Pakistan border on an average distance of 40 किलोमीटर in Thar Desert, जो कि मरुस्थल भी है। अब इसके आसपास के रीजन को अगर पानी मिलेगा तो वहां पर थोड़ी बहुत आपका खेती भी की जा सकती है। द टोटल प्लान्ड लेंथ ऑफ द सिस्टम इज 9060। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना, कहां से शुरू हो रही है, हरिक्के बैराज से शुरू हो रही है, किसके पैरेलल जा रही है आपका पूरा पैरेलल इलाका कवर करते हुए और मरुस्थली वाले इलाके तक ये पैरेलल आपका कवर करते हुए जा रही है। अगर टोटल लेंथ देखेंगे तो कितनी है, 9060 है। और इरिगेशन नीड्स ऑफ टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया इज 19.63 लाख हेक्टेयर। इतने इलाके को आपका यहां तक हम क्या कर रहे हैं, पानी पहुंचाने का काम करेंगे। आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया अबाउट 70% was investigated by the irrigated flow system and rest by the lift system। अब देखो, लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है, जैसे पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसको ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लो ये पहाड़ है और पहाड़ का बेस है, यहां पानी है और मुझे पहाड़ के इस इलाके में पानी पहुंचाना है, तो पहले मैं यहां से पानी यहां पहुंचाऊंगा और यहां से पानी ऐसे करके, तो ये लिफ्टिंग सिस्टम बोला जाता है इसको, ठीक है। अब ये देख भी सकते हो तुम, ये इंदिरा गांधी कैनाल का पूरा मैप, यहाँ ब्यास, फिर सतलुज रिवर, यहाँ फिर हरिक्के बैराज से आपका शुरू होती हुए श्री गंगानगर मेन सेंटर हेड, फिर ये पंजाब हरियाणा का रीजन, फिर ये पूरे इलाके तक आपका पानी देते हुए जा रही है, ठीक है। अब स्टेज 1 स्टेज 2 इसको भी अपन आपका समझते हुए चलेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा आप सर, है ना। आई ओहो, चिटी देवता, चिटी देवता, चिटी देवता, चिटी देवता कहाँ से आ गए, चिटी देवता आपका जो है, चिटी देवता आ जाते हैं ना तो वो हो जाता है। मैं सोचूं, मैंने कहा लिख क्यों नहीं रहा, मंजुलिका आ गई क्या इसमें,
भाई मंजूलिका आती है, पता तुम्हें? मंजूलिका बहुत भयंकर है, मंजूलिका आती है इसमें कभी कभी, है ना। पर बाद में मुझे पता लगा कि नहीं, मंजूलिका नहीं है, ये तो हमारे दोस्त हैं। दोस्त कौन? चीटी देवता। ठीक है, चीटी देवता जी, हाँ तुमने बोर्ड को हैंग कर दिया, तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कैनाल सिस्टम हैज बीन कैरिड आउट थ्रू द 2 स्टेजेस। अब जरा ध्यान से समझना। सबसे पहली स्टेज में जब आप जाएंगे, स्टेज 1 लाइज इन द गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नदर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। इट्स कल्चरेबल कमांड एरिया इज 5.53 लाख हेक्टेयर्स। इरिगेशन इन स्टेज 1, अब कहाँ कौन आ गया? कोई और है क्या? नहीं, कोई और नहीं है। कमांड एरिया ऑफ द कैनाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 1960। तो स्टेज 1 में आपका जो है कमांड एरिया कब शुरू हुआ? 1960 में। द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2 इज स्प्रेड ओवर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू डिस्ट्रिक्ट। तो इन स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो नाम है जगह के, वो तुम्हें आपका याद होने चाहिए। और स्टेज 2 के तो खासकर आपका लिख कर आना पेपर में, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, ये ज्यादातर राजस्थान वाले इलाके हैं। ठीक है, ज्यादातर के सभी राजस्थान वाले हैं। कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 14.10 लाख एरिया comprises desert land dotted with shifting sand dunes and temperature soaring to 50 डिग्री सेल्सियस। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में भी हम कई जगह पर आपका क्या कर रहे हैं, खेती को आराम देना, मतलब खेती को आपका जो है करना चाह रहे हैं, वहां पर पानी पहुंचाना चाह रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को समर्स में भी एटलीस्ट पीने के लिए, बाकी सारी चीजों में भी आपका राहत मिल जाए। एंड स्टेज 2 बिगिन रिसीविंग इरिगेशन इन मिड 1980s। इसमें पानी आपका बहुत लेट आया, बट ठीक है पहुंच गए यहां तक। कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2 इज स्प्रेड ओवर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़पुर, जोधपुर, चूरू डिस्ट्रिक्ट। कल्चरेबल एरिया इज 1.4। ये सेकंड स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद है ना, अब ध्यान सुनिएगा। गांधी कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट एट द लेफ्ट बैंक ऑफ मेन कैनाल व्हाइल ऑल द कैनाल्स ऑन द राइट बैंक ऑफ मेन कैनाल आर फ्लो चैनल। इरिगेशन इन स्टेज 1 कमांड एरिया ऑफ कैनाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 1960s। ये दोनों बातें आपका मैं तुम्हें बता चुका हूं। स्टेज 2 में कब आया? 1980s तक आपका यहां पर पानी पहुंचा। अब सुनना काम की बात। अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड वेरियस एफोरेस्टेशन एंड पेस्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर CAD। अब सवाल ये उठा, मुझे ना CAD की फुल फॉर्म बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। मैं ये जानना चाहता हूं कि CAD क्या है, क्या कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि भारत सरकार ने चलाया है? तो अब ध्यान सुनना, हम CAD के अंतर्गत क्या कर रहे हैं? CAD के अंतर्गत हम एक तो सॉइल मॉइस्चर की जो सॉइल खत्म हो गया है आपका जमीन के अंदर, उसको रिगेन करने की तरफ काम कर रहे हैं। एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाएंगे, और पेस्चर डेवलपमेंट करेंगे, जिससे वहां की इकोनॉमी को आपका दोबारा से फुलफिल किया जा सके। इसके बाद जिसका रिजल्ट क्या होगा, जहां पर आसपास की हमारी जो जमीन है वो दोबारा से ग्रीनरी की तरफ आएगी। ग्रीनरी आएगी तो वहां उस इलाके में अट्रैक्शन ऑफ विंड्स भी आएंगे। बहुत सारी आपका जो है बारिश जो अभी खत्म हो चुकी है वो धीरे धीरे कर वो भी अट्रैक्ट करेंगे, और भी बहुत सारे आपका वेरियस रीजन हो सकते हैं। दिस हैज ऑल्सो हेल्प्ड रिड्यूसिंग विंड इरोजन। अब पहले आपका क्या करता है, मिट्टी का कटाव हो रहा है धीरे धीरे कर उसको अगर पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, वो रुकेगा। मिट्टी आपका जो है रेत फैल जाती है, वो आपका नहीं हो पाएगी, है ना। एंड सिचुएशन कैनाल सिस्टम, बट द इंटेंसिव इरिगेशन एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज लेड टू इमरजेंस ऑफ ट्विन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैनिटी। अब ये ज्यादा हो जाता है तो इससे कुछ परेशानियां तो आएंगी। एक तो वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम है और एक सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, मतलब पानी के अंदर जो आपका खारापन है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है समय के साथ। Introduction of canal irrigation and brought about the perceptible transformation in the agriculture economy। पहले के टाइम पर जो लोग आपका खेती में इन्वॉल्व नहीं भी हो रहे थे, अब धीरे धीरे कर क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी आ गई है तो उन लोगों ने खेती की तरफ अपना रुझान दिखाया है। और वो क्या चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि अब इस इलाके के अंदर जब बहुत सारी आपका पानी वगैरह अवेलेबिलिटी है तो हम और खेती को आपका बढ़ावा देंगे, जिससे धीरे धीरे कर एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आपका क्या हुआ है, बूस्ट देखने को मिला है। सॉइल मॉइस्चर हैज बीन अ लिमिटिंग फैक्टर इन सक्सेसफुल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है सॉइल मॉइस्चर है पानी के अंदर, मतलब सॉइल में आपका मॉइस्चर है और उससे आपका जो है क्या देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे कर आपका अदर अदर क्रॉप्स भी हम उगा सकते हैं। स्प्रेड ऑफ कैनाल इरिगेशन हैज लेड टू इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। उसके बाद अगर तुम और आगे बढ़ोगे तो द ट्रेडिशनल क्रॉप शोन इन दिस एरिया, अब क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा इलाका नहीं है कि पानी की मारामारी है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत अच्छा है, वो तो इरिगेशन आपका कैनाल सिस्टम के थ्रू हो गया है तो हम उसको कर पा रहे हैं। इसलिए हम ज्यादातर इन इलाकों में वो खेती करेंगे जो कि कम पानी वाली हैं।
अब कम पानी वाली खेती कौन कौन सी हो सकती है? ग्राम हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब आपका रिप्लेस्ड बाय, अब धीरे धीरे कर कर क्योंकि पानी आया है तो उसको किससे रिप्लेस किया जा रहा है? वीट, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस। तुम सोचो भाई साहब, जिस इलाके में आपका ये सारी खेती होती थी, आज उस इलाके में आपका चावल उगाया जा रहा है, ठीक है, बट फिर भी एडवाइजेबल नहीं रहता है। हमारे ICAR की तरफ से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहता है कि इस इलाके में अभी भी आप क्या करें, वैसी ही खेती करें, मतलब उगाओ, आप उगाने को मना नहीं कर रहे हैं, बट खेती आपका कौन सी वाली करो, यही वाली खेती पर आपका जोर देना चाहिए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन। इंटेंसिव इरिगेशन नो डाउट इनिशियली हैज लेड टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। धीरे धीरे कर आपका जो है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। दिस इज ऑल्सो कॉज्ड वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैनिटी एंड दस इन द लॉन्ग रन इट हैम्पर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो धीरे धीरे कर अगर हम ज्यादा इस पे फोकस करते जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारी एग्रीकल्चर पे आपका जो है प्रेशर है वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उससे दिक्कतें भी आपका आ सकती हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुए हैं? सॉइल मॉइस्चर इंप्रूव होता हुआ गया है हमारा। अगर सॉइल मॉइस्चर देखोगे तो इससे एफोरेस्टेशन आपका अच्छा कर सकते हैं, मिट्टी की पकड़ अच्छी हो जाएगी, और मिट्टी की पकड़ अच्छी होगी तो पेस्चर डेवलपमेंट अच्छा होगा, विंड इरोजन आपका कम हो जाएगा, ठीक है, फिर सेलिनेशन जो आपका बहुत सारा था, सॉइल सैलिनिटी, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कर कम हो जाएगी। एंड स्प्रेड ऑफ कैनाल इरिगेशन हैज लेड टू इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। क्रॉपिंग जो पैटर्न था, पहले एक की खेती हो पा रही है, एक भी नहीं कर पा रहे ढंग से, उसको इंप्रूव किया है, और अब खेती के जो पैटर्न है वो भी आपका क्या हो गया है, चेंज हो गए हैं समय के साथ। उसके बाद intensive irrigation and excessive use of water has led to emergence of twin environmental problem। ये इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट है। सॉइल सैलिनिटी आपका जो है बढ़ती हुई चली गई है। अब हम क्या प्रमोशन ले सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? सबसे पहला, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, पॉलिसी भी कह सकते हो आप। अब देखो, इसको क्यों करना चाहिए? इसको इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पॉलिसी हैं जो सरकार चला रही है, बट उन पॉलिसी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो कैनाल प्रोजेक्ट इनवाइजेस प्रोटेक्टिव इरिगेशन इन स्टेज 1 एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप एंड पेस्चर डेवलपमेंट इन स्टेज 2। जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शेल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप। CAD प्रोग्राम्स में हम क्या करेंगे? लीनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग ऑफ बर्बंडी सिस्टम। बर्बंडी सिस्टम का क्या मतलब होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर इन द कमांड एरिया। अब ये कमांड एरिया डेवलपमेंट भी, अच्छा ये CAD जो था तुम्हें अब तो पता ही लग गया होगा, कमांड एरिया डेवलपमेंट। अगर अभी पता नहीं लगा तो फिर भाई साहब तुम खतरनाक लेवल के आपका इंसान हो चुके हो, कोई तुम्हें आपका रोकने की कंडीशन में नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, वहां पर हम जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कैनाल से पानी आ रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली आपका जगह जगह तक पहुंचा पाए। क्रॉपिंग पैटर्न को आपका जो है बहुत ज्यादा मतलब वो ना करें चेंज, और ठीक लेवल तक आपका जो है बेसिकली पानी, वाटर इंटेंसिव क्रॉप को हम ज्यादा बढ़ावा ना देकर, अगर हम उन्हीं खेती पर आपका करते रहे, मतलब करें उनको थोड़ा थोड़ा, बट अगर बहुत ज्यादा हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप पर जाएंगे तो फिर वो दिक्कतें हमें पास में आने लग जाएंगी, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग यूज के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे पास कैनाल का पानी बढ़िया चल रहा है तो ठीक है, तो इसलिए वो खेती करें जिससे आपका जो है क्या हो सके, लगातार सस्टेन की जा सके एनर्जी। उसके बाद इट शैल बी इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस कन्वीनियंस एंड लॉस ऑफ वाटर। अगर तुम बहुत ज्यादा आपका ऐसी खेती करोगे जिसमें वाटर इंटेंसिव है या पानी का वेस्टेज करोगे तो उससे क्या होगा, समय के साथ आपका पानी का खत्म हो जाना। द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। जो अब खत्म हो चुके हैं उनको दोबारा से क्या करा जाए, रिगेन किया जाए। इको डेवलपमेंट थ्रू एफोरेस्टेशन। अब जो आसपास में हमारा पेड़ है, वातावरण है, उन पे क्या लगाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए। पेड़ पौधे लगाओगे तो उससे क्या होगा, शेल्टर बेल्ट आपका अच्छे होंगे, प्लांटेशन, पेस्चर डेवलपमेंट अच्छा हो सकेगा, वहां का जो एनवायरमेंट है वो अच्छा आएगा निकलकर। पर्टिकुलरली इन द फ्रेजाइल एनवायरमेंट ऑफ स्टेज 2, ज्यादातर आपका जो स्टेज 2 में हम ये काम आपका कर सकते हैं। सोशल सस्टेनेबिलिटी इन दिस रीजन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ the land allotted having poor economic background are provided adequate financial and institutional support। अब देखो, ऐसा आपने पानी तो दे दिया, बट पानी के अलावा अगर वो खेती कर रहा है भैया किसान, तो उस किसान के पास आपका पैसा भी होना चाहिए भरपूर, उसके पास खाद खूद बाकी आपका जो है समस्याएं, अगर कभी आपका जो है कोई दिक्कत हो जाए उसको, तो उस पर बैक सपोर्ट भी होना चाहिए भारत सरकार का। तो अगर आप उसको ऐसा सपोर्ट देते हैं, अगर आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देते हैं या फिर आपका फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, तो उससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका अच्छे लेवल पर हो पाएगा, लॉन्गर रन के लिए वो और ज्यादा चीजें इंप्रूव करेगा।
इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन दिस रीजन कैन नॉट बी अटेन्ड ओनली थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब इंसान समझता है कि सिर्फ एक काम कर लो, एग्रीकल्चर दे दो इनको, उससे सारी आपका जो है खेती बढ़िया हो जाएगी। आंसर इज नो। आपको और भी अदर एडिक्वेट मीन्स साथ साथ में देने पड़ेंगे। आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जिस रीजन में हैं उसमें अगर आप अल्टरनेट ऑप्शन नहीं देंगे उनको तो फिर वो ग्रो कैसे कर पाएंगे। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के अलावा बाकी और ऑप्शन भी दें। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज हैव टू डेवलप्ड अलोंग विद अदर सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, उनको भी आपका बढ़ाकर लेकर आओ। दिस शैल लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक बेस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंक्शनल लीनिएज बिटवीन बेसिक विलेजेस, एग्रो सर्विस सेंटर एंड मार्केट सेंटर। इनके बीच में आपका जो है इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। तो आई गेस कि तुमको आपका मजा आया होगा चैप्टर पढ़कर, और जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जैसे इंदिरा गांधी कैनाल के दोनों स्टेजेस आपको बहुत अच्छे से लिखनी है, उनके रीजन लिखने हैं। भरमौर का ट्राइबल एरिया का जो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लेकर प्रॉपर रीजन है वो लिखना है, उसके क्या चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो लिखने हैं। ब्रूटलैंड रिपोर्ट, कॉमन फ्यूचर, ये सारे क्वेश्चन आपके बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इस चैप्टर को लगता लोगों को ये है कि बहुत ईजी है, बट यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आई होप कि मज़ा आया होगा तुमको और तुम पूरी तरीके से आपका जो है चीज़ें एंजॉय भी कर रहे होगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर कोई आपका जो है ऐसा दिक्कतें हैं तो पीडीएफ नहीं मिल पाती है, कोई समस्या है, तो क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ नेक्स्ट टॉपर, इस कोड को आपका स्कैन कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ध्यान रखो, कहर मचाते रहो, पढ़ते रहो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम देयर विद यू अंटिल यू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। मैं उंगली पकड़कर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ के जरूर आऊँगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।